Assalamualaikum and a very warm welcome to Rise and Shine on 365. Good morning Zuhair. Good morning, कैसी हैं आप? मैं आप ठीक अच्छी लग रही हैं और सीट आगे करें भाई इनकी। वो टाइम से पहले ना हमें सीट आगे करनी सीट आगे कर रही थी। वो भूल गए आज। लेकिन जुहेर ठंड हो गई है। ठंड बढ़ गई है। हाँ। ठंड बढ़ गई। आज तो गाड़ी में आते हुए भी मैंने फिर दोबारा से कोई जैकेट पड़ी थी पीछे, मैंने वो भी पहन ली है ना। सो इट्स वंडरफुल जी, फाइनली सर्दियां आ गई हैं। बिल्कुल। आज की अच्छी बात से शुरू करते। आज की अच्छी बात ये है कि जी बहुत ज़रूरी है कि हम, एक तो होता है ना मदरिंग अ चाइल्ड, कि आपने उसका ख्याल रखा, आपने उसको उसकी जो भी विशेस है, नीड्स है, उसको किया। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही मदर कर लेते हैं। सो लेट्स नॉट हैंडीकैप आवर चिल्ड्रन बाय मेकिंग देयर लाइव्स इजी। हर चीज़ अगर आप खुद अपने बच्चे के लिए करेंगे तो वो कब सीखेगा, वो खुद कैसे करेगा। स्पॉइल हो जाएंगे बच्चे और फिर कंट्रोल में नहीं आएंगे बच्चे, फिर बन जाएंगे सर्वज जैसे बच्चे। मतलब वो इंडिपेंडेंट बच्चे होंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। अच्छा जी, आज का वर्ड है डिम्योर। डिम्योर मीन्स वेरी काइंड, वेरी माइंडफुल, जैसे मेरे जैसे बच्चे। ये बस कर दे आप, कंप्लीट करना मुझसे। लेकिन इसका मतलब यही है कि वो लोग जो अपना तो ख्याल रखते हैं लेकिन दूसरों का भी ख्याल रखते हैं। तो माइंडफुल रहना। ज़ाहिर आपके ज़हन में एक पिक्चर आ गई होगी मेरी जैसे। किसकी? तो ये हमारी दोनों चीज़ें हो गई। अब हम बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ और सबसे पहली टॉप स्टोरी हमारी है कि इत्तेहादियों में इख्तलाफात मिटाने के लिए बैठक हुई है। पीपल्स पार्टी ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए हैं और पीपी और हुकूमती कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। ज़रा ये बता रहे हैं कि वफ्द ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने पहले भी वादे करके अमल दरामद नहीं किया और मुश्किल से निकलकर मुस्लिम लीग नून का ये वतीरा है कि हर चीज़ मुस्लिम लीग नून भूल जाती है। जब मुश्किल में होती है तो आपके साथ मुआहदे भी होते हैं, सब चीज़ होती है, लेकिन मुश्किल से निकलकर वो सब कुछ भूल जाते हैं। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया है और इजलास में तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे के लिए एक और नशिस्त पर इत्तफाक किया गया है। हम ये देख रहे हैं कि नून लीग के ऊपर काफ़ी दबाव बढ़ता जा रहा है और पीपल्स पार्टी का स्पेशली प्रेशर काफ़ी है। मौलाना का प्रेशर, पीपल्स पार्टी का प्रेशर, दोनों का बढ़ता जा रहा है। और सियासत में तो जब मौका मिलता है सियासी जमातों को तो उसको ऐसे ही कैपिटलाइज किया जाता है। जब आप अंडर प्रेशर देखते हैं किसी हुकूमत को तो फिर आप अपनी बातें मनवाते हैं जो जायज़ बातें होती हैं और कुछ जमातें ऐसी हैं जो नाजायज़ बातों को भी मनवा लेती हैं। तो ये हमारी पहली टॉप स्टोरी। दूसरी हमारी टॉप स्टोरी ये है कि वज़ीर आज़म की इंतशार पसंदों को उन्होंने वार्निंग दी है। अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में कहा कि किसी को इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबटैच करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और हंगामा आराई और तोड़फोड़ में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त इक़दाम करने की हिदायत भी की है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बोले फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएँ और यकीनी ये बनाया जाए कि कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। ये बड़ी उन्होंने आखिर में जो बात की है, ये यकीनी बनाना सबसे ज़्यादा अहम है और मुश्किल काम भी है कि भाई कोई बेगुनाह ना पकड़ा जाए और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई। देखिए, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक गाइडलाइन बनाए और ये हर पार्टी का हक है कि एहतजाज करे, लेकिन उसमें अमन और बिल्कुल अपना हक इस्तेमाल करे जो आईन हक देता है, लेकिन उससे ट्रांसग्रेस ना करे। जो हक मिला है बस वही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर होगा मुल्क के लिए। अच्छा, जैसे आप कह रही थी कि पीपल्स पार्टी ने तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दिए हैं, तो मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ भी बड़ा एक मामला चल रहा है। मौलाना फजलुर रहमान की अपनी डिमांड सामने आ रही है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मौजूदा निज़ाम के हामी दिखाई दिए हैं और किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील न करने का मुतालबा भी किया है। और ये मुतालबा आया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी और उन्होंने खबरदार किया है, कहा कि किसी जमात, इदारे या हुकूमत को मदारिस के मुस्तक़बिल से खेलने नहीं दिया जाएगा। मौलाना हुकूमती कॉन्फ्रेंस पर भड़क उठे, उलमा तकसीम करने की साजिश करार दे दिया, क्योंकि मौलाना का अपना मुतालबा है, वो रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ बात कर रहे हैं, लेकिन सारा वेट ताहिर अशरफी ने इस वक्त हुकूमत की जो इस वक्त मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से जो सिस्टम निज़ाम चल रहा है उस तरफ डाल दिया है। तो मौलाना को ये बात पसंद नहीं आई है और उन्होंने कहा है कि भाई ये उलमा को तकसीम करने की एक साजिश हो रही है। सरबराह JUI का मदारिस बिल पर हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार सामने आया। चारसद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि उलमा के मुकाबले में उलमा को क्यों लाया जा रहा है। पार्लियामेंट से मदारिस बिल मंजूर हो चुका है, इसे सियासी अखाड़ा ना बनाया जाए, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की
रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, बार बार रीइटरेट कर रहे हैं, बार बार अपने मुतालबा सामने रख रहे हैं वो, और एक धमकी किसी भी सॉफ्ट धमकी देते हैं कि हम निकल पड़ेंगे, सड़कों पर आएंगे और फिर मुश्किल हो इस्लामाबाद जाएगा पहुंचेंगे। हुकूमत का बचना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे मौलाना और काफ लीग में नून लीग में काफ़ी मदारिस के ऊपर इख्तलाफात बढ़ेंगे। मुश्किल हो गया। बिल्कुल जी। अब कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का मिशन पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान फर्स्ट T20 आज खेला जाएगा डरबन में। शाहीनों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिसेस जारी हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ये सारी प्रैक्टिस डे की मनाजिर आप के सामने है। बस हमारी कोशिश तो यही है और दुआएं भी यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो। और काफी मजबूत हरीफ सामने। अब साउथ अफ्रीका से मुकाबला करना कोई आसान बात नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना होगी अगर पाकिस्तान को ये निकालने मैचेस जीतते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका इज अ वंडरफुल टीम। बिल्कुल। थोड़ी मरी की तरफ चलते हैं जी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। मरी में विंटर सीजन का फर्स्ट स्नोफॉल रूई के गाले देखने टूरिस्ट मरी का रुख करने लगे। मेट डिपार्टमेंट की KPK के अपर एरियाज कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन है। लाहौर में भी ठंडी हवाएं चलने लगी है और सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है जिस तरह कराची में बढ़ गई है। हाँ जी। तो अच्छा ये देखें, ये बर्फबारी जो हो रही है ना, अब इसमें होता है कि टूरिस्ट पहुंचते हैं और बड़ी तादाद में पहुंचते हैं, सड़कें बंद हो जाती है। यहाँ इंतजामिया का बड़ा किरदार, बहुत ज्यादा किरदार है। पिछले साल, क्योंकि उससे पिछले साल बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ था, तो पिछले साल बहुत ज्यादा गवर्नेंस थी कि 200 से ज्यादा नहीं एंटर होने दी, विच इज ग्रेट एंड आई होप कि इस साल भी उसको इसी तरह मॉनिटर किया जाए। तो अब ये तो टॉप स्टोरीज हमारी हो गई। अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हुए और पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच है इसकी हम बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पर छाए बादल अभी तक नहीं हट सके हैं और इससे मुतालिक ICC की मीटिंग 2 मरतबा मुलतवी हो चुकी है। ICC को भारतीय जवाब का इंतजार है, शेड्यूल में ताखीर हो रही है। दूसरी जानिब साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत का मिशन लिए पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा था कि भाई माजी की परफॉर्मेंस हमारे लिए माने नहीं रखती है, जो मैच होगा उसी दिन की जो परफॉर्मेंस होगी वो काउंट की जाएगी। तो इस पर हम कुछ बात करते हैं। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट ने हमें ज्वाइन किया। जी, शुएब जट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो बताएं कि पाकिस्तानी फार्मूले पर रजामंदी जो है वो जाहिर करने के बाद भारत मुकर गया है। क्या भारत बंद गली में आ गया है या ये कहना सेफ होगा? वालेकुम सलाम सरवत, आपका और ज़ुएब का बहुत शुक्रिया। लेकिन भारत ने कहीं पे भी, अगर मैं तमाम चीजों को सामने रखूं, तो कहीं पे भी उन्होंने ऑफिशियली एतराफ नहीं किया। जितनी खबरें आ रही थी वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो मुख्तलिफ लोगों को फीड की थी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ लोगों को फीड की थी, वो सब अपना नैरेटिव फीड कर रहे थे बिल्ड करने के लिए। अदरवाइज ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ICC की आई थी, ना PCB की आई थी, ना ही ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो BCCI की आई थी। तो उसमें एक डेडलॉक जरूर है। मैंने, आपको याद होगा जब हम पिछली बार थे तब भी मैंने कहा था कि इंडिया मानेगा नहीं। तब मैंने शेर भी पढ़ा था कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सतर होने तक। उसकी वजह यही है कि जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं होती और ऑफिशियल स्टेटमेंट हो भी जाए तो BCCI बदमाशी पे उतरा होता है, वो बदमाशी करेगा। फिलहाल पाकिस्तान कमजोर साइड पे है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो वो कमजोर विकेट पे है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने प्रोमो जारी कर दिया इस इवेंट का और उस प्रोमो में से आखिर में से होस्ट पाकिस्तान का लफ्ज ही निकाल दिया गया है। तो इसमें एक वेट है, मैं समझता हूं, क्योंकि ब्रॉडकास्टर ने उनका भी वेट जो है वो BCCI की तरफ है। जाहिर है क्योंकि 70% 90% रेवेन्यू उनकी तरफ से ही आता है, तो इस वजह से पाकिस्तान इस टाइम कमजोर विकेट पे है। जी अच्छा शुएब, BCCI से भारतीय सहाफी भी हमारे साथ थे, वो BCCI का मौक़िफ़ बता रहे थे, सुशांत भी थे और इससे पहले भी आपके साथ भी एक भारतीय सहाफी हमारे साथ ज्वाइन किया था कि फाइनल और सेमीफाइनल के मामले पर बात हो रही है। 2026 का जो वर्ल्ड कप है उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर होगा सेमीफाइनल और पाकिस्तान अगर पहुंचती है तो भारत में ही खेलना पड़ेगा। अगर इस पर अग्री कर जाता है पाकिस्तान तो फिर ठीक है, मुआहदे पे हम दस्तखत करने को तैयार हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, इस टाइम BCCI का मामला यह है कि चिट भी अपनी पट भी अपनी। और क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि लाठी उनके पास है तो भैंस भी उनके हिसाब से चलेगी। वो ऐसा नहीं करेंगे कि वो कहेंगे कि पैसा हमारा है तो हम आपकी कंडीशन में मान जाओ। इस टाइम तो वो पाकिस्तान को इस हद तक जो है वो मैसेज अपना कन्वे कर रहे हैं कि तमाम बोर्ड्स उनके साथ खड़े हैं।
बोर्ड उनके साथ खड़े हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड ने अगर वोटिंग कर दी तो कहीं इवेंट ही पाकिस्तान से ना चला जाए। तो पाकिस्तान के इस टाइम हाथ पांव फूले हुए हैं, कभी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ किया जा रहा है, कभी कहीं और पे जाके जो है वो ब्रीफिंग दी जा रही है। यानी शुएब आप ये समझ रहे हैं कि वोटिंग तक जा सकता है ये मामला, ये यानी बड़ा सीरियस हो सकता है। देखिए, वोटिंग पे जाने का मतलब ये होगा जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो गई कि फैसला वोटिंग के जरिए होगा, उस दिन ये बात तय होगी कि पाकिस्तान में इवेंट नहीं हो रहा, क्योंकि वोटिंग में इंडिया के साथ सारे खड़े हैं। पाकिस्तान को इस टाइम हाइब्रिड मॉडल पे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जितना ये इसको डिले करेंगे उतना ही ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। जैसे भी है, इसको मेरे ख्याल से अब ऑफिशियल हो जाना चाहिए। और कौन सा हाइब्रिड मॉडल? यानी वही हाइब्रिड मॉडल जिसमें इंडिया के मैचेस बाहर होंगे। पाकिस्तान को ये चाहिए कि पाकिस्तान चाहे कि 60 टीमें यहाँ पे खेलें। देखिए ज़ोएब, अगर हम, आपने भी ट्रैवल किया है, सरवत ने भी किया होगा, अगर कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल करें या लाहौर ट्रैवल करें 1 घंटा 40 मिनट होता है। यही ड्यूरेशन 1 घंटा 40 मिनट की यूएई में है। अगर पाकिस्तान वाला ग्रुप जो है वो भी, उसकी तमाम टीमें पाकिस्तान में रहे, एक एक मरतबा उन टीमों को बाहर जाना पड़ेगा इंडिया से खेलने। फिर पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान में खेलेगा, जो दूसरी टीमें हैं ग्रुप की वो भी पाकिस्तान में खेलेंगी। तो ये एक अच्छा फ्रूटफुल जो है वो डिसीजन हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है पीसीबी की, शायद उनके पास दिमाग नहीं है या क्या उनका विजन नहीं है। वो जब फैसले कर रहे होते हैं ऐसे फैसले करते हैं जिसमें सुल्तान की तरह भड़कें तो नजर आती हैं, लेकिन हकीकत में वो पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल नहीं होते। शुएब, ये बताइए कि ऑब्वियसली हमारी भी जो हिस्ट्री है पीसीबी की, इट हैज़ टू बी सेट अंडर कंसिडरेशन कि हमारी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई। इवन इन दिस सिनारियो हमें पहले वक्त से पहले हम बहुत डिले में रिएक्शन रहा हमारा। हमारी जो एक बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ एक स्टेटमेंट थी कि जी भारत ने तो आना है और आता ही रहेगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। हमारे माइंडसेट को चेंज होने की कितनी ज़रूरत है? सरवत, मैं समझता हूं कि वो स्टेटमेंट कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट नहीं थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था उस स्टेटमेंट में, बल्कि वो एमको का, वो कहते हैं ना कि एमको की जन्नत में रहने के मुतरादिफ थी वो स्टेटमेंट है। रोजे अव्वल की तरह वो आया थी सब पे, सबको पता था कि यही होना है कि बीसीसीआई ने अपनी मनमानी है। पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है आईसीसी में, वहां पे उसके साथ कोई साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। ऐसे में आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, आपको डायलॉग से मसले को हल करना होता है। अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि जहां जहां ये डायलॉग नहीं करते मोहसिन नकवी, वहां मामला जो है वो गले पड़ जाते हैं। और इस टाइम आईसीसी में सारा मामला पाकिस्तान के गले में पड़ा हुआ है। बेशक तो मतलब शुएब, इसको मुख्तसरन बात अगर करें, मुआहदे वगैरह को सबको हम भूल जाएं, 2026 का मामला सारा हम भूल जाएं, बस ये हाइब्रिड होगा आईसीसी का इवेंट, और ये भी इसी तरीके से होगा जैसे आप बता रहे हैं। हो जाना चाहिए, जितना डिले होगा पाकिस्तान के हाथ से ये इवेंट निकल जाएगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप डिले करके इसको अपनी शराइत पे ले आएंगे, आपकी शराइत पे नहीं आएगा, बल्कि इवेंट ही पाकिस्तान से चला जाएगा। शुएब, अगेन हमें बहुत टाइमली इस पे डिसीजन लेना होगा और एक रिस्पॉन्स अच्छा, करना होगा। अब पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की जरा बात करते हैं। बड़ा मुश्किल हरीफ है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीकन विकेट्स आपने, हमें सबको पता है कि पाकिस्तानी बैटर्स तो बड़े एक्सपोज हो जाते हैं, उनकी टेक्निक वगैरह। कैसे दोनों की तैयारियां आपने देखी हैं, इस पर जरा से बात करें। देखिए, पाकिस्तानियों की मोजें लगी हुई हैं इस सीरीज में। आपको, क्योंकि वो श्रीलंका के साथ इंगेज है उनकी टेस्ट टीम, तो इस वजह से मार्करम वहां पे नहीं होंगे, रबादा वहां पे नहीं होंगे, मॉर्को जेनसन जो आजकल बड़ा उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट डाला हुआ है, वो लंबे से कॉलेज बॉलर जो है और ऑलराउंडर भी है, पाकिस्तान के गले भी आ गए थे, वो उनके पास नहीं होंगे। स्टब जिसने पहले भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी की, वो भी वहां पे नहीं होंगे। केशवर महाराज वहां पे नहीं होंगे। 5 खिलाड़ी ना होने का मतलब है कि जनूबी अफ्रीका अपनी आधी टीम के साथ, तो ये क्या हो रहा है शुएब, हमारे साथ हो क्या रहा है ये? मतलब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया अपनी टीम बिठा देती है, बी टीम से खेलना पड़ता है, साउथ अफ्रीका भी यही कर रही है। ज़ोएब, देखें, हमारे और उनके विजन में यही फर्क है। पाकिस्तान टीम नेदरलैंड के दौरे पे जाती है तो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ उठा के लेके जाती है। बाबर आजम कप्तान होते हैं, शाहीन अफरीदी भी उस स्क्वाड में होते हैं, मोहम्मद रिजवान भी उस स्क्वाड में होते हैं, शादाब खान भी उस स्क्वाड में होते हैं, और वो आपसे, जनूबी अफ्रीका आपसे टकरा रहा है T20 फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट है आगे, और वो जो है अपने 5 खिलाड़ी बॉदर ही नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं हमारे बच्चे ही काफी हैं। ये मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है। मुझे तकलीफ होती है ये बात करते हुए कि हमारी जो टीम जब फुल स्ट्रेंथ के साथ जाती है तो आगे आपको 20 स्ट्रेंथ वेलकम करती है, और वो 20 स्ट्रेंथ भी आपके खिलाफ मैच जीत जाती है। तो यकीनी तौर पर ये अलार्मिंग सिचुएशन है।
और इसका मतलब ये कि अगर आप मैच जीत भी जाए बी टीम से तो वो कॉन्फिडेंस जो आपको चाहिए होता है बड़े टूर्नामेंट्स में खेलने का, वो तो नहीं आएगा ना ऑब्वियसली जीतने के बाद भी। जोएब बिल्कुल आपने टेक्निकल, क्योंकि आप खुद भी क्रिकेटर हैं, आपने सही बात की है कि इस तरह की कंडीशन में आप सीरीज जीत जाएं, स्टैट्स में आपका नाम होगा कि आपने कर लिया, लेकिन असल गेम जो करेगी वो टीम खेलेगी जो वीकर स्ट्रेंथ के साथ आई हुई है। उनके जो बाकी लड़के 5 उनके एक्सपीरियंस लड़के होंगे, 5 उनके इनएक्सपीरियंस होंगे या 6 इनएक्सपीरियंस होंगे, वो गेन करेंगे, वो सीखेंगे। पाकिस्तान फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। बस ये है कि इस बार लाडला शादाब खान नहीं है तो चले कुछ यंगस्टर स्पिनर्स को आपने मौका दिया है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूं कि इस सीरीज में पाकिस्तान का ऑन पेपर पलड़ा भारी है। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस गन्स तमाम मौजूद है। ऑल्दो मैं समझता हूं कि बाबर आजम एक पर्ची है इस टीम में, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये क्या कह दिया आपने, किंग बाबर को क्या कह दिया आपने, पर्ची कह दिया? मैं वही, मुझे जस्टिफाई करने दें। ऑल्दो के बाबर आजम के मैं स्किल पे बात नहीं करूंगा, टेम्परामेंट पे बात नहीं करूंगा, क्लास पे बात नहीं करूंगा, शॉट सिलेक्शन पे बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे उनको इसलिए पर्ची कहना पड़ रहा है। बेशक आप उनको किंग कहते रहे, वो पर्ची इसलिए है क्योंकि उनकी फॉर्म नहीं है और वो एक लंबे अरसे से ऑफ कलर है। जब एक खिलाड़ी लंबे अरसे से ऑफ कलर हो तो वो टीम पे बर्डन होता है, और फिर जो बर्डन हो और फिर भी वो कैरी किया जाए तो इसका मतलब है कि वो बहुत बड़ी पर्ची है। और अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम पर्ची है, इसलिए वो वहां पे इतनी जबरदस्त अब बात की और इतने एविडेंस के साथ की है कि क्या अब शुएब से क्या बहस की बात। अच्छा शुएब ये बताइए, फखर जमान और उनकी भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, और फिर वो रिजवान के साथ उनकी भी फिटनेस का उनका कोई मसला है, उनके बारे में क्या फीडबैक? क्या वाकई फिटनेस का मसला है, ये है सवाल असल। ये सरवत जो है ना बहुत मुझे शरारती सी लगती है और इनकी क्रिकेट पे बहुत ज्यादा ग्रिप है, कम मुझसे ज्यादा ग्रिप है, ये मैं इसके एतराफ करता हूँ। बड़ी टेक्निकल बात की है इन्होंने कि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब प्रेस रिलीज आती है जनूबी अफ्रीका के स्क्वाड के लिए तो उसमें कैटेगोरिकल लिखते हैं, वो कहते हैं कि जी जो फखर जमान है उनके पास मैच फिटनेस नहीं है, ठीक है ना, इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया। उसके बाद मैच खेलते हैं फखर जमान और उनसे जब ये सवाल पूछा जाता है कि आप फिट नहीं है तो वो कहता है अगर फिट नहीं हो तो खेल कैसे रहा हूं। इसका मतलब है कि एक कोल्ड वार दोनों के दरमियान जारी है। कोल्ड वार है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का थिंक टैंक, और उधर फखर जमान, वो फखर जमान जिन्होंने बाबर आजम के लिए स्टैंड लिया। बाबर आजम तो बगैर परफॉर्मेंस के भी टीम के अंदर है, जिन्होंने स्टैंड लेने की कोशिश की, अपने जज्बात का इजहार किया, उनको जो है वो इबरत का निशान बनाया जा रहा है कि जनूबी अफ्रीका में जहां एक खिलाड़ी 200 के करीब वनडे में रन करता रहा है एक ही इनिंग में, आप उसको कैसे बाहर कर सकते हैं। और फिर ये चैंपियंस ट्रॉफी का साल है, मत भूलें 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में जब इंडिया को हराया था, फखर जमान की सेंचुरी ना होती तो पाकिस्तान शायद इंडिया को काबू नहीं कर सकता था। और इतना बड़ा खिलाड़ी जो आपका परफॉर्मर है, आप उसको बाहर बिठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उसने ब्यूरोक्रेसी की आंखों में आंखें डाली, उसने मीटिंग हुई मोहसिन नकवी के साथ। इस बात को तो 7 साल हो गए हैं ना, नहीं अभी करंट उनकी बात करें ना। सरवत मैं वही बता रहा हूँ, एक मीटिंग हुई थी मोहसिन नकवी की सरबराही में जिसमें तमाम क्रिकेटर्स को भी बुलाया गया था, क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी भी थी, तो उनसे तजावीज तलब की गई थी। तो उस मीटिंग में फखर जमान ने जो है वो क्या कहते हैं बगावत का ऐलान कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे ये जो ऑफिशियल बैठे हुए हैं ये क्रिकेट से नाबल्द है। यहाँ पे क्रिकेट का जब मैच हुआ, मैं किसी लीग से वो खेल के आ रहे थे, कह रहे मैं लीग से खेल कर रहा हूँ और आके मुझे कहते हैं फिटनेस टेस्ट दे दो, मेरी जेट लैग उतरा नहीं और मुझे फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है। ये क्रिकेट से नाबल्द लोग हैं, इनकी वजह से क्रिकेट खराब हो रही है। उस दिन ब्यूरोक्रेसी ने फैसला कर लिया था कि वो फखर जमान को इबरत का निशान बनाएंगे। उसके बाद फिर ये हुआ कि उन्होंने बाबर आजम के मुतालिक भी एक ट्वीट कर दिया। अभी भी मैं आपको अंदर की बात बताऊं, वो बाबर आजम के ट्वीट इतना मसला उनके लिए नहीं कर रहे जितना उनकी वो स्टेटमेंट जो उन्होंने मोहसिन नकवी के सामने दी थी वो उनके लिए मसला कर रही है। पूरी ब्यूरोक्रेसी क्रिकेट बोर्ड की, उन्हें क्रिकेट से कोई सरोकार नहीं है, पाकिस्तान की कामयाबी वैसे ही आप मसले मसाइल में फंसते रहते हैं, तो आपके लिए मजीद कोई मसला ना करे आपकी स्टेटमेंट। हम इस बार इजाजत चाहते हैं आपसे, फिर इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी और स्टूडियो में भी कभी आपको बुलाएंगे। अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी से तो बड़ा तज्जी और तबसरे होंगे। बहुत शुक्रिया वक्त दिया, थैंक यू सो मच। देखिए वही बात है ना कि हमारे विद इन द पीसीबी, विद इन द टीम इतनी पॉलिटिक्स है कि हम अंदर की ग्लोबल पॉलिटिक्स पे कैसे खेलेंगे जब ग्लोबली लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट तो हम कैसे खेलेंगे जब अपनी पॉलिटिक्स नहीं खत्म हो। ग्राउंड के अंदर जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पर फैसले होंगे, कौन लड़का आएगा कौन नहीं होगा। लेकिन ब्यूरोक्रेसी, ग्राउंड के बाहर क्या हो रहा है, क्या मीटिंग्स हो रही हैं, किसने किसको क्या कह दिया, क्या ट्वीट कर दी उसने, गलत कह दिया उसने, ये स्टेटमेंट खराब दे दी, उसको निकाल दो बाहर, ये चल रहा है जनाब। बड़ा सब्जेक्टिव हो गया है कि पर्सनल एजेंडास पे हो गया। इट हैज टू बी तो ब्रेक का क्यों नहीं कह रहे आप? वो चाह रहे हम बोलते रहे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते हैं। थैंक यू। मौसम बड़ा मौसम ठंडा है। ठंडे मौसम की बात करते हैं जी। पाकिस्तान में क्या वेदर चल रहा है? पॉलिटिकल वेदर एक है, इकोनॉमिक वेदर एक है, दिल का वेदर एक है और जुग्राफियाई मौसम एक है। तो वो जो है वो अब आएगा, आने वाला है। मौसम की सूरत हाल पूरे मुल्क में मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है, लेकिन सर्दी तो है हर जगह। अब कराची में भी सर्दी आ गई। हम ये नहीं कह सकते कि कराची में अब सर्दी नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल। तो वेदर अपडेट शुरू कीजिए आप। कहाँ से हम आगाज़ करते हैं वेदर का? कराची से। कराची से जी। कराची में दिन के वक्त 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोएस्ट रिकॉर्ड किया गया है नाइट के वक्त 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री था। अच्छा, इससे पहले एक दिन पहले 12 पे भी गया है कराची जी। हैदराबाद का मौसम ये बता रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में और 11 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के वक्त में। तो बड़ा डिप किया है टेम्परेचर। पिछली दफा हैदराबाद भी 12 था। हैदराबाद भी 12 था, बिल्कुल। सो यानी सर्दी बढ़ रही है। सर्दी बढ़ रही है, बिल्कुल। बाकायदा। क्वेटा का क्या हाल है? क्वेटा में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, पार्शली क्लाउडी, पार्शली सनी है और -1 रात के टाइम पे -1 पे चला गया है जी क्वेटा। तो बहुत मतलब ज़्यादा सर्दी है, काफी ज्यादा। हाँ, शिवरिंग कोल्ड। अच्छा जी, तो जी मुल्तान का वेदर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है मुल्तान में दोपहर के वक्त में और 4 डिग्री सेंटीग्रेड है रात के औकात में। और यहाँ पर बादल नहीं है, धूप होगी। तो जब धूप का वक्त हो तो बाहर निकलें और जरा गेट टुगेदर बातचीत भी हो और धूप में विटामिन मज़ा डी आता ले। है। विटामिन डी ले। फैसलाबाद में 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त है, सनी है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड रात के वक्त है। मतलब फैसलाबाद में इतनी ठंड नहीं हुई इतनी नहीं है जैसे मुल्तान में हम देख रहे हैं। जैसे मुल्तान में। लाहौर में भी सेम है, सिमिलर है। फैसलाबाद और लाहौर अगर आप देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और रात के वक्त में 7 डिग्रीज है और यहाँ भी बादल नहीं है, बारिश नहीं होने वाली। अच्छा, ये जो बादल नहीं है और बारिश नहीं है, इससे जरा सी गले की बीमारियां और सारी चीजें, अगर बारिश हो जाए ना तो बड़ा मौसम को एंजॉय भी करें लोग और सेहत भी खराब ना हो। बिल्कुल जी। इस्लामाबाद कैपिटल सिटी पे चलें तो 16 डिग्री सेंटीग्रेड दिन के वक्त हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया है और 6 डिग्रीज रात के टाइम पे है। एंड इस्लामाबाद इज फेयरली सनी थ्रू बिल्कुल ऐसी है। पेशावर में 16 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में एक्सट्रीम, यानी जब होगा टेम्परेचर, और जब नीचे गिरेगा रात के औकात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहाँ पर बादल भी हैं और कुछ सूरज भी है। तो पेशावर में भी अच्छा, आपको पता है ना, पेशावर में जब ठंड होती है तो एक्सट्रीम ठंड होती है और जब गर्मी होती है तो एक्सट्रीम गर्मी होती है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मुजफ्फराबाद की तरफ चले तो 6 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में है, पार्शली क्लाउडी एंड पार्शली सनी है और -3 डिग्रीज रात के वक्त है। तो मुजफ्फराबाद अगेन वेरी कोल्ड लाइक क्वेटा। बहुत ज़्यादा। और खाने पीने का मज़ा है। स्कर्दू में 1 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर के वक्त में, सर्दी है। दोपहर और रात का कोई फर्क नहीं है जैसे सर्दी के सामने, लेकिन -1 है रात के औकात में और बादल भी है यहाँ पर और सूरज भी है स्कर्दू में। जी, सरदार सरफराज चीफ मेट हमारे साथ भी मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा पता करते हैं कि ओवरऑल क्या हालात हैं मौसम के। जी सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बताइए सर्दी कहाँ बढ़ रही है और कितनी बढ़ रही है और कब तक बढ़ते हुए देख रहे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, सर्दी की लहर जो दाखिल हुई है पिछले 2-3 दिन से, उसकी शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। जैसे गुज़श्ता रात के जो टेम्परेचर हैं आपने खुद बताया, इस्लामाबाद में तो माइनस में चला गया है, -1 रिकॉर्ड हुआ है बाद से। और इसी तरह से लाहौर 6 और पेशावर 3 और कोयटा भी -5 और सब जो हिली एरियाज हैं वहाँ तो सभी उसमें माइनस में चले गए। और ये लहर बरकरार रहेगी अगले 1 आध हफ्ते तक, इसी तरह से चलेगा, यानी 14-15 अगस्त तक। फिर इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन ओवरऑल जो कि बिल्कुल ड्राई वेदर है और उसमें कोई ऐसा कहीं कोई बादल नहीं है, कोई वेस्टर्ली वेव नहीं है ध्यान रखना। तो इसलिए अच्छा, नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा, सरदार साहब आपकी वीडियो नहीं आ रही है, आप कहीं कंबल या लिहाफ के अंदर से पेपर नहीं दे रहे हमें? सर्दी आपको भी लग रही है शायद? अच्छा, मैं असल में रास्ते में हूँ, मैंने उनको कहा था कि मुझे पता है, तो मजाक किया मैंने। अच्छा सरदार साहब, मजाक चलता रहता है। हाँ, सरदार साहब ये बताइए कि कहने में आ रहा है और लोग भी ये बहुत सुनने में आ रहा है कि इस दफा सर्दी बहुत तेज होगी, ग्लोबल वार्मिंग की भी कुछ वजूहात है, क्या इसमें कोई सच्चाई है?
देखिए जो बहुत तेज तो नहीं है इतनी सर्दी, तो आपको पता है कि दिसंबर और जनवरी ही सर्द तरीन महीने होते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरे शुमाली कुरे अर्ज में। तो जाहिर है कि इन्हीं दिनों में सर्दी ज्यादा पड़ने वाली होती है। तो वैसे प्रिडिक्शन तो ये है कि नॉर्मल से या जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं उससे टेम्परेचर कुछ ऊपर रहेंगे, उससे बहुत ज्यादा बिलो नॉर्मल नहीं और जाएंगे। ये भी बताएं सर साहब, बारिश कहाँ पर होगी पूरे पाकिस्तान में, और ये जो बर्फबारी हो रही है कोई रिकॉर्ड ब्रेक होगा इस सर्दी में? देखिए अभी तो कोई स्पेल नहीं है, बर्फबारी भी कहीं नहीं हो रही। अगले 2-3 दिन पहले हल्की सी हुई थी कुछ सवात के कुछ एरियाज में, और इसी तरह से मरी की तरफ हुई थी, कुछ चंद एक छींटे पड़े थे बर्फ के, लिए समझ लें। कोई ऐसे काबिल जिक्र बारिश भी नहीं है। तो ये विंटर जो है बहुत ड्राई विंटर है, इसमें बारिशें भी कम है, और जाहिर है बारिशें कम है तो फिर बर्फबारी भी कम है। ऐसा ही दिख रहा है फिलहाल। तो पूरा अच्छा। दिसंबर ड्राई जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखें जनवरी में कोई 1 या 2 स्पेल इम्कान है, 2 स्पेल होने का। तो ओवरऑल एवरेज से कम बारिशें हैं, एवरेज से कम जो है ना वो है स्नोफॉल है। तो टेम्परेचर एवरेज से कुछ ऊपर है। प्रिडिक्शन तो ये है अगले 2 महीनों की। अच्छा सरदार साहब, ये भी बताइए क्या फेब तक जाते हुए देख रहे हैं हम सर्दी को एक्सटेंड होते हुए? देखिए जो शुमाली इलाके होते हैं ना पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान को आप 2 हिस्सों में तकसीम करें तो अपर हाफ ऑफ द कंट्री यानी सेंट्रल पंजाब से ऊपर का जो इलाका होता है उसमें केपीबी और सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, उन इलाकों में तो डेफिनेटली फरवरी के आखिर तक सर्दी होती है। अब नीचे जो मैदानी इलाके हैं जैसे सिंध हो गया और जनूबी पंजाब हो गया और बलूचिस्तान के जनूबी इलाके हैं, यहाँ पर जाहिर है कि फरवरी के पहले 1 हफ्ते तक होती है लहर। हाँ कोई गैर मामूली लहर आ जाए तो वो अलग बात है, अदरवाइज तो जनवरी के आखिर और फरवरी के ज्यादा फरवरी के पहले हफ्ते तक होती है, और उसके बाद उसमें कमी आ जाती है। तक जी। और सरदार साहब वैसे ये है कि सर्दी में भी ना रेडिएटर का पानी चेक करते हैं। सरदार बहुत साहब, शुक्रिया आपने हमें हमें वक्त दिया। बहुत मजा आता है आपसे बात करने के लिए। देख रहे हैं ना आप हम आपको, और फॉर जस्ट द सीरियसनेस ऑफ इट हम थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं और सरदार देखिए वो साहब। हमारे मजाक को समझते हैं और समझते हैं। बड़ा एंजॉय करते हैं सरदार साहब, बिल्कुल इसलिए हम जरा लिबर्टी ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पे आने के बाद आपसे मुलाकात करवाएंगे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों की, और वो लाइन जो है हमारी फेमस लाइन वो हम आपको देखिए बाद आने के में बाद। देंगे। जी, जी, जी। तो छोटी सी ब्रेक पे जाइए और वापस जल्दी से हमारे साथ जी वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात करते चलें अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों से और उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। जी तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से दूर जरूर हैं, लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। आई थिंक अब बन ही जानी चाहिए, बन ही जानी चाहिए वैसे। इस लाइन पे। जी तो आज हमें ज्वाइन किया है नवाब उस्मान अली ने, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, दुबई से इनका कनेक्शन है और वहाँ पे रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले और ये गोल्डन क्वेश्चन है आपके लिए कि ये जी गोल्डन वीज़ा ये क्या चीज़ है और क्या शय है, और गोल्डन वीज़ा सिर्फ अगर आप प्रॉपर्टी खरीदें उनको मिलता है या किसी को भी मिल सकता है? वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी इन योर शो। और जहाँ तक आपका सवाल रहा गोल्डन वीज़े के हवाले से, गोल्डन वीज़ा सिर्फ प्रॉपर्टी की मदद आपको कहीं नहीं मिल सकता। गोल्डन वीज़ा के अंदर अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं तब भी आपको दुबई रेजिडेंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी दुबई के अंदर खरीदते हैं विद इन द वर्थ ऑफ 2 मिलियन दिरहम तक के अंदर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन कोई 16 करोड़ रुपए तक की प्राइस के अंदर बनता है, तब भी आप गोल्डन वीजा उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। दुबई ने अपने जो गेट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज्यादा मैसिवली ओपन कर दिए हैं इस टाइम के अंदर। हमारी आज की पॉपुलेशन इस टाइम पे अगर आप पिछले 10 साल पहले के मुतालिक लगाएं तो अब 3.8 मिलियन 2024 की मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ 3.8 मिलियन तक पहुंच गई है, जो आने वाले 5 सालों के अंदर वी आर ट्राइंग टू मेक इट डबल। अच्छा क्या बात है। तो खैर ये जो आपने पहला ऑप्शन था इन्फ्लुएंसर का वो तो उस पर काबिल अमल है, लेकिन 16 करोड़ अपने पहुंच नहीं है तो ये नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे पहले
पहले क्या होता था कि पहले आपने पूरे 16 करोड़ रुपए डालने, अब ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली नया लॉ पास हुआ है जिसके अंदर आपने 16% भी डालते हैं किसी भी डेवलपर के साथ, तब उसके ऊपर भी आपको नया इम्प्लीमेंट मिलता है। सही सही सही। अच्छा ये बताइए उस्मान के दुबई में पाकिस्तानी कम्युनिटी कैसे रह रही है, उसका क्या अहवाल है, पाकिस्तान से कितनी कनेक्ट है सियासी तौर पर, सियासी इशूज़ की अगर हम बात करें या मुल्की मसाइल की हम बात करें, कैसे आप ऑर्गेनाइज करते हैं ऐसे इवेंट जिनमें ये बातचीत हो? देखिए दुबई के अंदर ना मुझे तकरीबन 2005 से मेरी फैमिली दुबई में रह रही है और मुझे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में और डेवलपमेंट करते हुए तकरीबन कोई 13 साल का मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस हो गया इस मार्केट के अंदर। पाकिस्तान का दुबई में इतना रुझान है, जिस तरीके से अगर आप दुनिया में से पानी निकाल दें तो दुनिया आपके सामने कैसी हो जाएगी, इसी तरीके से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फैक्ट है दुबई के अंदर। पाकिस्तानी लोगों ने दुबई अगर आज कुछ बहुत एक मुकाम पे अपने पहुंचा हुआ है, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। एमिरेट्स हम लोगों ने फंक्शनल करी है सबसे पहले। पाकिस्तानी अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो आई थिंक वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इन्वेस्टर एट द मोमेंट इन दुबई, जो कि तकरीबन $70 बिलियन पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट लेकिन उस्मान ये तो हमारे लिए तो पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है ऑन द अदर हैंड कि हमारे अगर सारे इतना पैसे उधर जा दुनिया रहे से पानी निकाल दें, आप ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान 3/4 निकाल है दें पानी। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा ये सब कुछ? ये एक बड़ी सर बात। देखिए पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज्यादा चीजें हैं कि हम लोग वहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे डेवलपर हैं जो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। बट इन दी एंड देखिए मुल्क सिर्फ एक इंडस्ट्री से नहीं बनता है। अगर इस टाइम पे हम देखें पाकिस्तान सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर चल रहा है बेसिकली मेन। अगर आप इंडिया को देखें तो उसका रेवेन्यू कितनी जगहों से आ रहा है, आपकी बॉलीवुड इंडस्ट्री से अलग आ रहा है, आपकी डेवलपमेंट इंडस्ट्री से अलग आ रहा है, आपकी स्टील इंडस्ट्री से अलग आ रहा है। द रीजन कि पाकिस्तान के अंदर लोग इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत मुश्किलों से कर पा रहे हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही है, और इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अगर ऑफकोर्स आप सब लोगों ने दुबई ट्रैवल किया होगा, लेकिन जो लोग आने वाले 5 साल का दुबई अभी जो यहाँ पे बैठ के देख रहे हैं, दैट विल बी टोटली डिफरेंट कंपेयर टू बी राइट नाउ। आज भी दुबई की मार्केट दुनिया के मुकाबले में बहुत सस्ती है। अगर आप जाएं स्विट्जरलैंड में, आप जाएं यूरोप के अंदर किसी मुल्क में अपना घर खरीदने के लिए, तो दुबई इज वेरी चीपर कंपेयर टू बी दोज मार्केट। एंड दैट इज द रीजन कि हर एवरी सिंगल डे यहाँ की जो ट्रांजेक्शन हो रही हैं वो तकरीबन 3 बिलियन to 4 बिलियन दिरहम हो रही है, जो कि महीने के अंदर तकरीबन 100 बिलियन तक पहुंच जाती है। सही है, दिरहम्स में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 100 बिलियन का 4% जो सिर्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर फी लेती है, वही तकरीबन 400 से 450 मिलियन दिरहम बनता है, जो कि पाकिस्तानी 4 अरब रुपए बनता है हर महीने। सिर्फ एक छोटा सा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का कमा रहा है जो आप ही पे लगाता है। द रीजन अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि क्यों पाकिस्तान के अंदर इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, क्योंकि सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सिक्योरिटी देखिए अगर आप सिक्योरिटी इज सेल्फ दैट इज ऑफ कोर्स दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, लेकिन एज बीइंग एन एंड यूजर, आप एक एंड यूजर हैं और आज आप कराची के अंदर किसी भी डेवलपर के पास स्कीम 33 ले लें, आप DHA ले लें, एनी नेम्स, आप एक ऑफ प्लान प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आपकी क्या सेफ्टी है? यहाँ पे क्या निजाम होता है कि जो भी पैसे आप किसी भी डेवलपर को देते हैं, मेरी खुद की डेवलपमेंट्स हैं, तो वो पैसा मुझे नहीं आता, मैं डेवलपर हूँ बट मुझे वो पैसा नहीं आता, वो मेरे एस्क्रो अकाउंट में जाता है जो कि गवर्नमेंट का अकाउंट है। अच्छा उस्मान, आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल है कि इस वक्त दुबई में एक आम इंसान, मेरे और ज़ुएब की तरह ऑर्डिनरी इंसान, क्या उस डेवलपमेंट का हिस्सा बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बन सकते हैं मिनिमल पेमेंट दे के? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देखें अगर आज आप कराची के अंदर कोई भी एक फ्लैट खरीदने जाते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, वो आपको 3-4 करोड़ रुपए तक का तो मिलता है, राइट? बिल्कुल। अगर वही 3-4 करोड़ रुपए दुबई की स्टार्टिंग प्राइस में आपको बता दूं, 300,000 दिरहम से लेकर फिर 555 तक प्लस पहुंच जाती है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। तो हर बंदे के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है एंड दैट इज द रीजन दैट पीपल आर मूविंग देयर मनी इनटू दुबई। बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट नहीं है या पैसा नहीं आ रहा, वहां पे भी बहुत अच्छी डेवलपमेंट चल रही है। वहाँ के लीडर्स जो अभी करंटली हैं पाकिस्तान के अंदर, वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से
वहां पे भी डेवलपमेंट करी जाए, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर करा जाए। आपकी नॉलेज की मैं पढ़ाता हूँ कि इस टाइम पे पाकिस्तान का या एशिया का सबसे बड़ा डेवलपर जो कि बहरिया टाउन है, मलिक रियाज साहब, वो दुबई के अंदर एक बहरिया टाउन 2 बनाने के लिए जा रहे हैं। सोचे वो चाहते वो अमेरिका चूज कर सकते थे, वो दुनिया का हर कोई मुल्क चूज कर सकते थे, बट ही इज मेकिंग हिज बिल्कुल ठीक है। न्यू कम्युनिटी इन दुबई साउथ जो कि बिल्कुल एयरपोर्ट के पास आ रही है। तो इट्स नॉट मतलब बिल्कुल अनडूएबल चीज नहीं है, एक इंसान अच्छी छोटे से अमाउंट में भी डेवलप कर कि दुबई में सकता तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए नहीं हो रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, जो आपने सवाल भी किया, सेफ्टी नहीं है, फाइनेंसर्स जो आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं, वो तो फौरन देखते हैं कि उनके जो इन्वेस्ट किया गया। नवाब उस्मान अली, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी एक्सपर्टीज से हमें आगाही दी। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, हमने बहुत बातें कर ली। बिल्कुल, ब्रेक के बाद आते हैं, हेडलाइंस ब्रेक है, हेडलाइंस के बाद हम आएंगे और उसके बाद मजीद भी टॉपिक्स हैं, शो का हिस्सा बनाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब जी कुछ पॉलिटिकल मौसम पे बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं। और जब हम बैनुल-अक़वामी सतह पर इस मामले को देखते हैं तो इसमें बड़ी बड़े ग्रुप्स जैसे यूएस, हम कहते हैं कि एक ग्रुप है जो कि यूएस देख रहा है और उस ग्रुप में कोई शामिल होगा नहीं होगा। फिर रशिया ऑन द अदर है, दूसरा ग्रुप है जिसको यूनाइट करने की कोशिश, फिर चाइना, भारत और ये सारे मामलात। लेकिन इसके साथ साथ जो अभी खित्ते में भी और पूरी दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं बड़ी तेज़ी के साथ। नॉर्थ कोरिया के मामलात आप देखें और साउथ कोरिया के तो मामला सामने ही आपके, बांग्लादेश, श्रीलंका की सूरत हाल, शाम, बिल्कुल सीरिया जो भी रिसेंटली हुआ है, अफगानिस्तान। तो एक पैकेज हम तैयार किया हमने और उसके बाद इंटरनेशनल मामलात किस तरफ जा रहे हैं ये, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे, एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे। क्या दुनिया तब्दील हो रही है? अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जनूबी कोरिया और शाम में अवाम की ताकत ने अपना फैसला सुना दिया। तमाम ममालिक में मनाजिर तकरीबन एक जैसे हैं। अवामी गुस्सा सड़कों पर निकल आया, मुजस्मे गिराए जा रहे हैं, तख्त उछाले जा रहे हैं, यादगारें हटाई जा रही हैं। हुजूम वजीर आजम या सदर के घरों में घुस गया। तीनों ममालिक के सरबराह अपने ही मुल्क से फरार, दूसरे ममालिक में पनाह लेनी पड़ गई। शाम में असद खानदान का निस्फ सदी से जायद दौर का खात्मा, बागी ग्रुप का शाम पर कब्जा। जनूबी कोरिया में पार्लियामेंट और अवाम ने सदर की जानिब से नाफिज किए गए मार्शल लॉ के खिलाफ मज़ाहमत की नई तारीख रकम कर दी। सदर सिर्फ 6 घंटों के अंदर मुल्क में नाफिज किए गए मार्शल लॉ को उठाने पर मजबूर हो गए। इसी बरस अगस्त में बांग्लादेश की शेख हसीना हुकूमत का तख्ता उल्टा दिया गया। 300 से ज्यादा नौजवानों ने अपनी जानें कुर्बान करके हसीना वाजिद को इख्तिदार छोड़ने पर मजबूर किया। श्रीलंका में भी अवामी ताकत के सामने 2 दिहाइयों से इख्तिदार पर काबिज सदर राजापक्षे को इस्तीफा देना पड़ा और फौजी हेलीकॉप्टर में मालदीव फरार हो गए। सवाल ये है कि एक अरसे तक श्रीलंका का हीरो माना जाने वाला राजापक्षे खानदान कैसे बतौर हुक्मरान अवाम के लिए काबिल नफरत बन गया। बांग्लादेश में मुआशी तरक्की का दावा करने वाली हसीना वाजिद नौजवानों के गुस्से का शिकार क्यों हो गयी? अरब स्प्रिंग के बाद इन तब्दीलियों को क्या एशिया स्प्रिंग कहा जा सकता है? सवाल ये भी है कि अमेरिका आशीर्वाद के बगैर क्या इन हुकूमतों का तख्ता उल्टाया जा सकता है? जी, तो इंटरनेशनल गर्मा गर्मी और मौसम, इस पे बात करने के लिए डॉक्टर जमील अहमद हमारे साथ हैं, साबिक सफ़ीर, फॉर्मर एम्बेसडर लिबिया एंड UAE। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील साहब, थैंक यू सो मच आपने हमें ज्वाइन किया। सर, जैसे आपने हमारी रिपोर्ट में भी देखा होगा, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, साउथ कोरिया, सीरिया, ये सारे ममालिक में जो भी आपके सामने है डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं, क्या इसकी एक कॉमन फैक्टर है जो जिसकी वजूहात इन सारे टर्मोइल्स की है? आप क्या कहेंगे? देखिए, कॉमन फैक्टर तो एक ही है कि जब आवाम की आवाज़ को दबाया जाए और आवाम की जो ख्वाहिशात हैं उनको कुचला जाए और आवाम के मामलात को एक शख्स चलाए और आवाम को दुश्वारियों में घेरता जाए, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो साल बाद ये तो फिर उठते हैं। और फिर जब आवाम का समंदर निकल आता है तो फिर उसके आगे हुकूमती ताकतें कुछ
काम नहीं कर सकते। और यही आपकी रिपोर्ट में से जाहिर होता है। लेकिन आज की दुनिया में अवाम की उठने के साथ साथ उसमें एक्सटर्नल अवामिल बड़े आ जाते हैं, क्योंकि दुनिया हर मुल्क के मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती है दुनिया की खतर। यहाँ भी श्रीलंका में भी कुछ ही हुआ, क्योंकि श्रीलंका को आपने महवर बना के बाकी बांग्लादेश का, आपने श्रीलंका का, आपने उसके बाद मालदीव का और बाकी तमाम ममालिक का, लीबिया का की आपने मिसाल दी। तो सीरिया में भी उनकी खतूत पर अगर आप देखें तो अवाम का एक पिछले 54 साल से जो मुसद्दत हुकूमत थी, आयरन ग्रिप ऑफ असद एंड असद बाशुरत फादर, कोई 54 बरस तक ये नहीं रहा और वो फिर रेत के ढेर की तरह कसम उठा। लेकिन उसकी सिर्फ आवाम के अवामिल नहीं थे, उसमें सीरिया के मामले में एक्सटर्नल अवामिल थे। इसी तरह श्रीलंका के मामले में एक्सटर्नल अवामिल थे इंडिया के। अच्छा जमील साहब, मालदीव में भी एक्सटर्नल अवामिल थे जी। अच्छा ये कहिएगा, इस इम्कान को कैसे, क्या रद्द तो नहीं था ना कि देखें दुनिया में एक टग ऑफ वॉर तो है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स की वो टग ऑफ वॉर, अफगानिस्तान में भी हमने देखा रशिया को निकाला यूएस ने, फिर यहाँ पर इन्फ्लुएंस माजरत। तो ये जो एक टग ऑफ वॉर चल रही है, इस तनाजुर में अगर शाम की सूरत हाल अभी देखें तो जो कुछ हुआ है एक स्मूथ तरीके से लग रहा है। यानी वो रेवोल्यूशन का जो इंतहा होती है ना, जिस पर अवाम निकल पड़ते हैं, खुरेजी होती है, वहाँ से रेजिस्टेंस होती है और यहाँ से इस्तेमाल किया जा रहा होता है हथियारों का, वो नहीं हुआ। बड़े स्मूथ तरीके से एक तरीके से हो गया ये काम। तो क्या यूएस इन्फ्लुएंस यहाँ पर आपने देखा अमल दखल इसका? हम तो फाइनल एपिसोड की बात कर रहे हैं ना, लेकिन इस स्ट्रगल में 13 साल लगे। इस स्ट्रगल में जो अपोजिशन है सीरिया की, उसमें पॉलिटिकल विंग भी और जो उनके जो जंगजू हैं, और उन जंगजुओं में सैंक्शनड एंटिटीज भी हैं जो अलकायदा से छोड़ के दाइश को छोड़ के अब HST में आ गए। तो वो सैंक्शनड एंटिटीज भी हैं, उनको जाहिर है किसी ने तो फंडिंग की होगी। आप अंदाजा लगाएं कि सीरिया के एक सिपाही को और एक ओहदेदार को $40 महीने की तनख्वाह मिलती थी, जबकि आज भी जो वहाँ के जंगजू जिन्होंने अभी काबिज हुए हैं हुकूमत पर, जिन्होंने तख्ता उठा है असद का, तो वो उनकी तकरीबन $2000 तक वो पाते हैं महीने का। तो कहीं से तो वो पैसे आते हैं, कहीं से तो हथियार आते हैं, कहीं से तो उनको प्लानिंग करके दी जाती है, कहीं से तो उनको इंटेलिजेंस कनेक्शन करके दी जाती है। और हमने में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि कुछ चीज़ों का मैं खुद सब रहा हूँ अरब ममालिक के कुछ मुल्कों में, मुझे पता है कि जब ये मामला हुआ तो किन किन मुल्कों की ख्वाहिश और मदद शामिल थी कि वो असद को अरब स्प्रिंग के हवाले से टॉपल करके वहाँ एक सुन्नी पावर सलफी पावर्ड हुकूमत कायम की जाए। कुछ नहीं हुआ, लेकिन 13 सालों में 5 लाख अफराद ने अपनी जान दी, जान बहक हुए। 5 लाख बड़ी तादाद नहीं है, आबादी जिसकी टोटल है ही कोई 2.5 मिलियन, 25 मिलियन आपने 5 लाख आदमियों का लुक्मा अजर उठाना बहुत बड़ी बात है। आधी आबाद 12 मिलियन के करीब तरबतर हो गए, इंटरनली डिस्प्लेक्स और उससे बाहर रिफ्यूजीज खड़े हैं, टर्की में, जॉर्डन में, लेबनान में और हर जगह। तो ये तमाम कुर्बानियां हैं। ये फाइनल एपिसोड किस तरह हुआ, नेतन्याहू ने इस पे बात कर दी, परसों बात कर दी नेतन्याहू ने। वो कहते हैं कि जी हमने जो ऑपरेशन शुरू किया गज़ा में, बाद लेबनान में, तो उसके तहत ये सीरिया में भी कामयाबी हुई है और अब बहुत आसानी से हम अपने ये छुड़वा लें। और यही बात ट्रंप की हमने कहा कि देर करते हैं इसराइल को चाहिए कि फतेह जल्दी हासिल करें और फतेह जल्दी हासिल करें ताकि पीस आ जाए, तो मजीद जो रह गया है इसको नाबूद करें और उसके बाद पीस आ जाएगा। जी डॉक्टर जमील अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी आगाही दी, हमें एक्सपर्टीज से बताया कि भाई ये मामलात जो खित्ते में चल रहे हैं या फिर दुनिया भर में जो मामलात हो रहे हैं, इनके क्या अवामिल, क्या देखिए ना, अवाम जब तंग हो जाती है तो ऑब्वियसली वो रिजीम सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है जी। अच्छा, अब जरा कुछ मुल्की सियासत की भी और ख़ास तौर पर
हुकूमत और JUI फेक की जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, इस पर बात करेंगे। मदारिस रजिस्ट्रेशन का ये मामला है। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा ने जो मौजूदा निज़ाम है उसके वो हामी दिखाई दिए हैं और ये भी कहा है कि किसी दबाव में आकर निज़ाम तब्दील न करने का मुतालबा है हमारा। और दूसरी तरफ JUI फेक का मुतालबा आप सबके सामने ही है, उस मुतालबे को बार बार दोहराते हैं मौलाना फजल रहमान। वो कहते हैं रजिस्ट्रेशन कराई जाए। और अब जबकि हुकूमत की तरफ से ये उलमा का मौक़िफ़ उसमें दिफा में आ गए, तो इस पर भी मौलाना फजल रहमान साहब ये कह रहे हैं कि अब आप उलमा को उलमा के सामने ना खड़ा करें। तो इस पर हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, JUI फेक के रहनुमा। जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताएं, आपको मदारिस रजिस्ट्रेशन से बुनियादी इख्तलाफ क्या है? और इस पर पहले तो हुकूमत मान गई थी, अब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी है, तो क्या कहेंगे उस पर? हमें तो मदारिस रजिस्ट्रेशन पे कोई इख्तलाफ नहीं है, आपका सवाल ठीक नहीं है। हम तो मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाह रहे हैं जी, और उसके हवाले से कानून हमने मंजूर करवाया है। और ये आपने जो इंट्रो में कहा कि जी वो तमाम मसालिक के उलमा कुछ और चाहते हैं और हम कुछ और चाहते हैं, तो वो जो तमाम मसालिक के उलमा जिनका आपने जिक्र किया वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब की क़यादत है उनकी, तो वो है तमाम मसालिक। और उनके साथ 3 वजीर बैठे हुए थे जिनका ये बिल है, जिन्होंने इसको कैबिनेट में मंजूर किया था। हम सिर्फ उस बिल की इम्प्लीमेंटेशन चाहते हैं, उसको ना सिर्फ कैबिनेट ने पास किया है बल्कि दोनों हाउसेज ने पास किया है जी। और वो सरकार का बिल था। उसकी इम्प्लीमेंटेशन में आप बिल देखिएगा, हम अपनी रजिस्ट्रेशन भी चाहते हैं, हम अपने आप को ऑर्डर टेबल भी बनाना चाहते हैं। और इससे पहले ना हम ऑर्डर टेबल है ना हमारी रजिस्ट्रेशन हो रही है। वो चाहते हैं कि किसी मुआहदे के मुताबिक, जो मुआहदा जो है वो उस तरह से ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उसके मुताबिक उसकी रजिस्ट्रेशन हो। किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से हम किसी कानून के नीचे अपनी रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। तो ये हमारे और उनके नुक्ता नज़र में ये फ़र्क है जी। अच्छा कामरान साहब ये भी बताइए ना, देखिए मौलाना साहब ने कहा कि उलमा के सामने उलमा, लेकिन तरीक़ाकार तो यही है ना। अब इसमें बिटवीन द लाइंस में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि सियासतदानों के सामने सियासतदानों को खड़ा किया जाता है, उलमा के सामने उलमा को खड़ा कर दिया जाता है और अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको सेफगार्ड किया जाता है। ऐसी तो जमहूरियत चल रही है हमारी। मैं उनके ऊपर तनकीद नहीं करना चाहता। जो उलमा जिनको कल सरकार ने लाके जो है वो सरकार के खर्चे पे ये कॉन्फ्रेंस करके और उलमा के अगेंस्ट खड़ा किया था, मगर बात सिर्फ इतनी सी है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब ये हमेशा जो है वो उस हुकूमत वक्त के साथ ही खड़े हुआ करते हैं, भले वो आज की हुकूमत हो भले वो गुजरी हुई हुकूमतें हों। वो सिर्फ उसका एक मकसद हुआ करता है ताकि इख्तिलाफ के तासुब को जो है वो मजबूत किया जा सके। मगर इसमें जो सबसे ज़्यादा बुरी बात यह है कि इख्तिलाफ के तासुब को मजबूत कराने में 3 वज़रा किराम उनके साथ बैठे हुए थे और ये वज़रा किराम उस कैबिनेट मीटिंग का भी हिस्सा थे जिन्होंने उस बिल की मंजूरी दी जिसके इख्तिलाफ में ये बैठे हुए थे। तो अगर पाकिस्तान ज़मीन का निज़ाम इस तरह से चलना है तो फिर उससे अंदाजा लगा लीजिए कि पाकिस्तान का निज़ाम किस तरह से चल रहा होगा। या उस देखिए और इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है ना कि सदर मुमलिकत से मुतालिक भी देखें मुझे स्टेटमेंट आई थी कि कोई उनको इख्तलाफ उस पर नहीं है, लेकिन वो इशारा दे रहे थे आपको कि उनके भी इख्तियार में उस तरीके से चीज़ नहीं है ये। तो ये तो अच्छा। और एक और चीज़, अब मौलाना साहब बार बार कह रहे हैं कि अगर यानी ये पॉइंट कितना आपके लिए अहम है, आप पीछे नहीं हट सकते कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे, तो आपका लाएअमल इसी तरफ जाएगा। फिर हमारा लाएअमल 17 तारीख को उसका फैसला होगा। वफाक के इजलास बुलवा लिए गए हैं, वफाक इस बिल के हवाले से फैसला करेगा और 17 के बाद जो है ना फिर हमारा फैसला भी आ जाएगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं वफाक के फैसलों का और वफाक के फैसलों के बाद फिर हम कहीं पे भी और किस तरफ भी कुछ भी कर सकते हैं, मगर उसका फैसला जो है वफाक के फैसले के ताबे होगा और उसके बाद पार्टी हमारा अपना फैसला करेगी। राइट। कामरान साहब आपके मुताबिक ये क्यों पहले बिल मंजूर हुआ और फिर अब उस बैक फुट पे चले गए हैं हुकूमत, आपके मुताबिक क्यों हो रहा है ये?
सिर्फ मेरे मुताबिक नहीं, फैक्चुअल पोजीशन यही है कि बिल मंजूर हो चुका है, इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। कोई आपको वजह क्या इसकी समझ आ रही है, यानी क्यों ये रुकावट कैसे क्यों आ रही है? रुकावट पैदा करने वाले बताएंगे ना कि उनको क्या प्रॉब्लम है कि कल जो उन्होंने बिल मंजूर कर लिया था जब हमारे वोट चाहिए थे, और उस वक्त ये बिल मंजूर किया, और जब वोट वाला मामला निकल गया तो उसको टेक्निकली जो है ना वो एक जगह पे रोक के और उसके बाद मसाइल। सर उनको क्या एतराज़ात हैं, क्या उनकी रिजर्वेशंस हैं, उसके बारे में कुछ पता चला है? कुछ रिटन में आया है? मदारिस की आज़ादी को सलब करना चाहते हैं, ये एक मामला है। दूसरा, एक रिटायर्ड मोहतरम जो है वो उस अदारे को, उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, उनको जो है ये मंजूर नहीं है उस मोहतरम को। वो मोहतरम भी कल बैठे हुए थे तो उस इजलास में ताहिर अशरफी साहब के साथ, उनको मंजूर नहीं है कि कोई चीज़ जो है ना वो उनके हाथ से निकल जाए और वो उनके जुरिस्डिक्शन में जो है ना आ पाए। तो ये है इसके पीछे सारा प्रॉब्लम। और ये बताएं कि पीपल्स पार्टी को भी अपनी जगह अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात हल नहीं हो रहे हैं और आपके भी, तो दोनों मिलकर भी कोई इस तरह का मुश्तरका लाए अमल तरतीब दिया जा सकता है? वो तो फिर जो है ना सारे ऑप्शन खुले हैं, फिर तो पीपल्स पार्टी के साथ भी हो सकता है, फिर तो किसी पार्टी के साथ भी हो सकता है। यानी पीटीआई भी आप करीब तो आई है आपके, वो भी तो तमाम तर पार्टियों के लिए जो है ना वो फिर रास्ते खुले हैं। फिर वो देखते हैं कि फिर वो तो मिनिमम पे किस चीज पे इकट्ठे हो पाएंगे, और जब इकट्ठे होंगे तो फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो यही तो कहीं पिवटल पॉइंट नहीं होगा? नेशनल गवर्नमेंट की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, आप क्या समझते हैं? नेशनल गवर्नमेंट तो वैसे अदरवाइज भी होनी चाहिए, क्योंकि वजह उसकी ये है कि ये जो पीटीआई को इररिलेवेंट बना दिया गया है सारे मामले में, उन्होंने भी वोट लिए हैं। आप उनसे इत्तेफाक करें, आप उनसे इख्तलाफ करें, मगर बहरहाल वोट तो उसने लिया है। तो जब लिया है तो इस तरह से किसी को इररिलेवेंट बना देना और उसको जो है ना उनको जेल में रखना, ये कौन सा तरीका था? अच्छा, अब सर ये बताइएगा कि कामरान साहब के मौलाना साहब ने भी कहा कि अगर हमारी इस चीज़ को माना नहीं गया, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया, तो हम भी जी मार्च करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और एक मार्च देखें हो चुका है, इससे पहले अभी 24 को जो मार्च हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, आपने देखा है फिर उसका क्या हाल हुआ है। तो इस तनाजुर में आप थोड़ी बात कीजिए। उसका जो हाल हुआ है वो तो उसकी रीजन मैं नहीं उसको डिस्कस करता, मगर जब अगर हमने फैसला कर लिया फिर उसको दुनिया देखेगी और फिर हुकूमत भी देखेगी। सही। अच्छा, यानी अभी तक डेडलॉक की सूरत हाल आपके और हुकूमत के दरमियान है, ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा? हुकूमत की तरफ से, हमारी तरफ से वो नहीं है। हुकूमत ने जो है हमारी एक बात मानी हुई को जो है ना वो उल्टा दिया है। तो फिर हुकूमत अपने या तो दुरुस्त रास्ते पे आ जाए या फिर जाए, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फिर देखी जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ है, JUIF के रहनुमा, और वाज़े तौर पर वो अपने मौक़िफ़ को सामने रख रहे थे, क्लैरिटी के साथ उन्होंने बात की है। और उन्होंने यही कहा है कि अगर हमारी चीज़ें नहीं मानी गई, विच इज़ आई मीन फेयर एंड स्क्वायर, के एक चीज़ मान ली गई और फिर उसको दोबारा बैकफुट पे चले गए। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, एक ब्रेक लेना हमने और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए राइज एंड शाइन। वेलकम बैक नाजरीन। अब हम बात करते हैं एक ऐसे अनबिलीवेबल और रिमार्केबल ऑपरेशन की जो पाकिस्तान में कराची के फाइनेस्ट डॉक्टर्स ने किया, कॉन्जॉइंट ट्विंस, बिल्कुल, जिनकी हमने कल भी बात की। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, आपने वो शो भी देखा। 4 डॉक्टर्स, जबरदस्त मायनाज डॉक्टर्स जिन्होंने कामयाब ऑपरेशन किया। अच्छा, उन बच्चियों के वालिद के तासुरात क्या थे? आपको याद होगा, आपने ऑनलाइन वो हमारे साथ आए थे, आ नहीं सके थे, लेकिन फिर वो स्टूडियो में हमारे साथ आए और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, अपनी बच्चियों के साथ बैठे हुए थे। तो आपको भी वो जरा लम्हात दिखाते हैं, हमने जो उनसे बात की है, देखिए। यस, वेलकम बैक। हमारे खूबसूरत और बहुत ही क्यूट मेहमान अब स्टूडियो में मौजूद हैं, नाइला और शुमाइला। जैसे कि आप देख सकते हैं उनके अब्बा की गोद में है। अस्सलाम वालेकुम गुलाम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा नाज़रीन, हमने आपकी डॉक्टर से मुलाकात कराई थी, जिन डॉक्टर्स ने नाइला और शुमाइला को अलग किया, और ये जुड़ी हुई बच्चियां थीं, बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। तो अब इनके फादर के साथ मौजूद हैं हम, और उनके हाथ में अपनी बच्ची और डॉक्टर के हाथ में। जी गुलाम मुस्तफ़ा साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं?
भाई क्या तासुरात है वहाँ? तो ऑनलाइन तो तासुरात इतने समझ में नहीं आते ना। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल, इसलिए हम खुद यहाँ पे आने चाहते थे, बैठना चाहते थे। तो आपके हाथ में शुमाइला है, बिल्कुल है, शुमाइला है, और डॉक्टर साहिबा के हाथ में नाइला है। नाइला है, बिल्कुल। जबरदस्त भाई, कैसी फीलिंग है? जैसे उस वक्त क्या फीलिंग थी जब ये हाँ तो हो रहा था? फीलिंग तो अलग ही फीलिंग थी ना, एक मसला जुड़े हुए थे तो इंसान है, हमने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था ना। खुशी भी थी लेकिन जरा खुशी सा भी थी, बिल्कुल, परेशानी थोड़ा भी बहुत थी। तो होता है ना, तो हमने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, तो अभी फर्स्ट टाइम है, हमने भी देखा है। अल्लाह ने बेहतर कर दिया बहरहाल। फिर डॉक्टर वालों ने भी माशाल्लाह ख्याल किया है, फिर उन्होंने बोला हमें टाइम दे। हम तो ये बोले थे नहीं आप ऑपरेशन करें, ये बोला नहीं हमें थोड़ा सा और टाइम दें, थोड़ा उन्होंने कैसे सही समझाया जगह? क्योंकि देखिए बहुत अल्लाह पहुँचाने वाला है। हम पाँच वक्त नमाजी हैं, घर वाले भी नमाजी हैं, तो ये दुआओं की दरख्वास्त मतलब दुआ है। तो डॉक्टर से सबसे पहले क्या कहा जब आप मिले और उन्हें पता चला कि भाई ये बच्चियां हैं, अब इनको ऑपरेशन करना है? दिलासा दिया? बिल्कुल दिया, नहीं बिल्कुल दिलासा दिया, डॉक्टर ने यही दिलासा और दिया समझाया। करेंगे। हाँ बिल्कुल समझाया और बोलता नहीं करेंगे, ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन इंशाल्लाह होगा। होगा। अच्छा डॉक्टर टूबी, ये बताइए कि जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक ट्विन रोता है तो फिर दूसरा भी रोता है, एक को तकलीफ होती है, तो क्या ये कॉन्जॉइंट ट्विन्स में भी ऐसा ही होता है? शुरू में तो ऐसा ही था जब ये कनेक्टेड थे, और पोस्ट ऑप पीरियड में भी ऐसा होता था कि शुमाइला जब रोती थी तो नाइला रोना शुरू कर जैसे अभी हुआ था ये जी, थोड़ा। बिल्कुल। लेकिन अब ये है कि अब थोड़ा थोड़ा सा एंड हु वुड यू से कि बड़ी कौन है? शुमाइला। शुमाइला बड़ी है। बड़ी बाजी रो रही और है, बड़ी कितने बाजी। सेकंड्स बड़ी होंगी? नहीं, टाइम पे तो एक एक ही ही। डिलीवर हुए थे, But- साइज में थोड़ी सी शुमाइला बड़ी है, नाइला थोड़ी नाइला छोटी है। हाँ। छोटी है। अच्छा, तो भाई- मुझे बताएं भाई, आपकी जो एहलियां हैं वो कैसे फील कर रही हैं? मजे मजे खाने तो मिल रहे होंगे आपको, अब बड़ी वो खुश होंगी, आप जरा सुकून में भी होंगे। बिल्कुल है, इसमें है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, ज्यादा खुश है। अच्छा, जरा लेकिन अभी मसरूफियत बढ़ गई होगी, बिल्कुल दोनों की बिल्कुल, देखभाल दो करना बच्चे होगा। हैं, पहले भी माशाल्लाह 2 बच्चे, अल्लाह ने माशाल्लाह। तो अभी तो टाइम ही नहीं मिलता है ना, जरूर। अच्छा, आप कराची में होते हैं? जी हाँ, कराची में रहते हैं, न्यू कराची में रहते न्यू हैं। कराची में रहते हैं। हाँ, रक्षा चलाता हूँ, यहाँ पे कोरंगी 5 पे चलाता हूँ, अच्छा, यहीं पे। तो न्यू कराची से कोरंगी 5 तक आता है। अच्छा, और अब ये जो देखभाल बताई है डॉक्टर्स ने, ये सही तरह समझ ली है कि क्या करना है और उसी किस तरीके से? ओए, इतना तो हमारा है, काम ही जरूर करेंगे। डिस्टर्ब हो रही है, हम अब उनको ज्यादा बाकी नहीं रोने डॉक्टरों को देंगे। भी दिखाना है, हाँ। डॉक्टरों के पास भी लेके जाते सही। हैं, जैसे कि हफ्ता जो ठहरते हैं, कोई भी चीज़ की ज़रूरत है तो फिर ये भी लेके देते हैं। सही, तो ये- हमारी भरपूर ख्वाहिश यही है कि ये दोनों सेहतयाब भरपूर जिंदगी के साथ। और अब तो आगे रहमत बढ़े। आपके ऊपर नाजिल हो गई, दो रहमतें नाजिल हो गई हैं। तो अब तो आप देखिएगा, आपका जो काम करते हैं आप वो उसमें भी डबल तरक्की है और ट्रिपल तरक्की होगा। तरक्की। अल्लाह करने इंशाल्लाह। वाला इंशाल्लाह यही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इन दोनों जेम्स को हमारे स्टूडियो लेकर आई, हमारा शो और चार लगा दिए। जी तो नाजरीन, अब चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे ही 2024 ख़त्म हो रहा है और 2025 आ रहा है, सबको ये बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव है कि भाई अगला साल कैसे होगा। हाँ, तो कितनी नाअहली दिखाई पिछले साल में, ये कुछ नहीं है। आगे का प्लान क्या है ये कुछ नहीं है, बस सितारों से जानना है कि आगे क्या होने वाला है, मेरे लिए बेहतर होगा या नहीं होगा। सितारों से आगे जहां और भी है। तो जी हमें ज्वाइन किया है सुमेरा फारूक, एस्ट्रोलॉजर, हमारी वेरी इन द हाउस काइंड ऑफ नेम है। और सुमेरा, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम गुड, थैंक यू सो मच। तो जैसे हम बात कर रहे थे कैमरे से ऑन होने से पहले कि जी एवरीवन इज वेरी क्यूरियस कि 25 कैसा साल होगा, तो क्या आप तो बहुत ही ज़्यादा बिजी होंगी? बिल्कुल, 2025 इज़ अ ईयर ऑफ चेंज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी तक जिस चीज़ में स्टक हैं तो वो उस चीज़ से निकल के दूसरी चीज़ों में स्टक हो रहे होंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर चेंजिंग। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे दिसंबर की, कि हम दिसंबर किस तरफ एंड कर रहे हैं। तो जो हमारा न्यू ईयर है उससे पहले एक न्यू मून हो रहा है, जिसमें मैं बताना चाहूँगी लोगों को कि बहुत सारी चीज़ें आपको 2024 में छोड़ के जानी होंगी। तो उसके लिए आप प्लानिंग बिल्कुल कर सकते हैं।
एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो मार्स रेट्रोग्रेड में, जो कि है प्लैनेट ऑफ हमारा, जिसमें एक्शन ड्राइव, तो थोड़ी सी लोगों की जो ड्राइव है वो थोड़ी कम है या एनर्जी लो फील कर सकते हैं इस वक्त दिसंबर की बात यस इस वक्त हम दिसंबर की बात करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दिसंबर 15 को हो रहा है मरकरी डायरेक्ट हो जाएगा और साथ ही एक हो रहा है फुल मून जेमिनी में, तो आपको लगेगा कि लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, तो कोशिश करनी है उस टाइम पे कि हर किसी की बात पे बिलीव नहीं करना है। राइट यस तो मैं ज़ुहैर की हर बात पे ना करती भी नहीं आप। अच्छा ये बताइए 26 जनवरी को कहा जा रहा है कि पहली दफ़ा इन द हिस्ट्री ऑफ दिस एंटायर वर्ल्ड पहली दफ़ा सारे प्लैनेट्स एक अलाइनमेंट में होंगे। इज दैट ट्रू? इट इज ट्रू, लेकिन ये पहली दफा नहीं हो रहा है। अच्छा। एक तो वो थंबनेल्स ऐसे बनाते हैं कि आप देख सेंसेशनलाइज करते हैं। बिल्कुल, तो प्लैनेट्स हमेशा अलाइनमेंट में होते हैं, ये अलग बात होती है कि उनकी विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन अभी हमें विजिबली आपको जो है स्काई में नजर आ रहे होंगे प्लैनेट। इसके क्या मुनफरिद क्या है इसमें? नहीं विजिबिलिटी होगी तो क्या होगा? देखिए हमारे पर्सपेक्टिव से वो हमें नजर आ रहे हैं एस्थेटिकली या विजुअली बहुत अच्छा है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो एज सच जो है वो उस तरीके से नहीं है जैसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ अलग हो जाएगा। बहुत सारे लोग वॉर्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट विजुअल। अच्छा क्या जंगें बंद हो जाएंगी दिसंबर में? जो जंगें हो रही हैं दिसंबर में तो नहीं बंद होंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर में जो जंगें हैं वो थोड़ी स्मार्ट तरीके से लड़ी जाएंगी। कौन आज़ाद हो रहा है दिसंबर में? आप जिनका पूछना चाह रहे हैं वो बिल्कुल आज़ाद नहीं हो रहे हैं। अच्छा कौन कैद हो रहा है दिसंबर में? बहुत सारे लोग कैद हो रहे हैं। शैतान कैद हो रहा है। दिसंबर में तो खुलता है शैतान। अच्छा कुछ बताएं स्टार्स की तरफ अगर हम बात करें, कौन से स्टार्स हैं जो इस वक्त दिसंबर में बड़े हाईलाइटेड मोड पे चल रहे हैं? बिल्कुल, फुल मून जो हो रहा है वो 15 को हो रहा है, तो उससे पहले जो था हमारा मरकरी रेट्रोग्रेड में था वो डायरेक्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि अभी तक बड़ी कंफ्यूजन है, केओस है लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन के इश्यूज आ रहे हैं। मुझे बड़े सारे मैसेजेस आते हैं कि वो तो इंटरनेट की पाबंदी की वजह से भी हो रही है, हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, हाँ मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे या लेट रिप्लाई आ रहे हैं, तो ऑल दोस थिंग्स, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं। तो मैं जल्दी मैं तमाम साइंस को कवर कर दूंगी। तो जो ये इम्पैक्ट हो रहा है एरीज के साथ जो है उनकी कम्युनिकेशन बड़ी इम्पैक्ट हुई थी, तो अब वो बेहतर होनी शुरू होगी। प्लस उनके जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है वो अब बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। टॉरस के पैसों के बहुत इश्यूज चल रहे हैं और नहीं हम में से कोई नहीं तो टॉरस के बहुत सारे पैसों के इश्यूज चल रहे हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगे, और अगर उन्होंने किसी को उधार दिया हुआ था तो वो वापस भी आ सकता है। जेमिनाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिसंबर 15, बिकॉज दिसंबर में उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट होकर नई चीज़ें शुरू हो रही होंगी। कैंसर की मेंटल हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हुई थी तो इस टाइम पर, और उनकी फिजिकल हेल्थ भी, तो नाउ दे विल इम्प्रूव देयर हेल्थ। लिब्रास के साथ उनके दोस्तों के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी थोड़ी सी वो बेहतर हो जाएंगी अभी, और उसके साथ जो है उनके जो बच्चों की लाइफ में चीज़ें वो चेंज हो रही होंगी। वर्गोस के बॉसेस के साथ बहुत इश्यूज आ रहे थे, अगर आपके ऑफिस में कोई नहीं हमारे तो नहीं। अच्छा ये हमारा स्टार कौन सा, जब बताएं तो जरा हमें एक्सप्रेशन देखिएगा फिर बताइएगा कौन कौन से स्टार। बिल्कुल। सो वर्गोस के साथ ये है कि उनके जॉब पे जो इश्यूज आ रहे थे वो ख़त्म हो जाएंगे। लियोस के साथ जो है उनके लीगल इश्यूज अगर चल रहे हैं या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल है तो वहाँ पे जो इश्यूज थे वो ख़त्म हो रहे होंगे। स्कॉर्पियस के साथ भी पैसों का इशू है, पैसे जो रुके हुए थे वो वापस आ जाएंगे। सजिटेरियस के अपने पार्टनर्स के साथ बड़ी लड़ाइयाँ हो रही थी, प्लस ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, तो अभी वो जो है वो बेहतर हो जाएंगे। कैप्रिकॉर्न की हेल्थ रिलेटेड चीज़ें थी, उनके डेली रूटीन था, उनकी जो कोलीग्स के साथ इश्यूज थे वो बेहतर होंगे, सब ठीक हो जाएंगे। अच्छा ओके। एक्वेरियस के साथ ये है कि उनकी क्रिएटिविटी बेहतर होगी और उनको इस टाइम पे पता चलेगा कि वो अपने क्रिएटिविटी से पैसे कैसे बना सकते हैं। सो एंड पाइसिस के साथ उनके घर के अंदर रहने में जो सिचुएशन है, शायद पाइसिस ज़्यादा प्रेजेंट होना शुरू कर दें घर में, और उनको क्लैरिटी मिलेगी अपनी लाइफ में अराउंड 15 दिसंबर। सही है। और कैप्रिकॉर्न का उरूज कब खत्म होगा ये? कैप्रिकॉर्न का उरूज कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि देखा क्योंकि मैं ना कहता था उनका उरूज अगर नजर नहीं भी आ रहा हो तो छुपा हुआ बड़ा उरूज होता है। क्या बात है। अब मेरा स्टार कौन सा है? मुझे लग रहा है कैप्रिकॉर्न यहाँ पे इतने एक्साइटेड। आपका बर्थडे कब है? अभी बस मेरा बस पूरी दुनिया मनाती है मेरा बर्थडे। फर्स्ट जनवरी ज़ुहैब का बर्थडे है और मेरा है 22 दिसंबर। ओह जबरदस्त। आई एम अ कस्प सजिटेरियन एंड कैप्रिकॉर्न। यस। तो भाई जबरदस्त सुमेरा, तो स्टार्स। अच्छा सुमेरा आपसे बात जरूर हमारी होगी जब ये दिसंबर खत्म हो रहा होगा,
2025 कैसा रहेगा, इस पर हमारी जरूर अगली निशस्त में बात होगी आपसे। बिल्कुल, जरूर इम्पोर्टेंट बड़ी चीजें हैं। जरूर। अच्छा सुमेरा, ग्लोबली आप क्या देखती हैं कि किस तरफ जा रहा है 2025 में? कोई इम्पैक्ट ऐसा जो आप ग्लोबल उस पे देखती हैं प्लेटफॉर्म पे? अभी एक बहुत बड़ा प्लानिटरी शिफ्ट हुआ है जिसमें प्लूटो जो है वो एक्वेरियस के साइन में गया है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जैसे मल्टीप्लाई बाय 100 आपकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। AI इज गोइंग टू टेक ओवर द वर्ल्ड, बट अगेन बहुत सारे लोग इस चीज़ से डर भी रहे हैं। इससे हमारे पास क्रिएट होगा, जहाँ पे मैं आपको आपके प्रोग्राम में मैसेज भी देना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ का टॉपिक बहुत ज़्यादा अपीयर होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, बिकॉज कनेक्टिविटी और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सियासी टर्मोइल, ये सारा कम होगा नेक्स्ट ईयर। रिलेटिवली इज बेटर फॉर पाकिस्तान इन टर्म्स, क्योंकि हमें अब जो होंगे वो मनी रिलेटेड सरप्राइजेस मिलेंगे। इलेक्शन होगा 2025 में, 2025 में इलेक्शन, यस पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फाइनेंस, गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, गवर्नमेंट भी चेंज हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि टर्मोइल के अंदर हमारा स्टेट चल ही रहा है, वो उसके अंदर थोड़ा। अच्छा सुमेरा, ये बताएं, हम ग्लोबल टर्मोइल भी देख रहे हैं, सीरिया हो गया, अफगानिस्तान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्या उसको कम होते हुए देख रही हैं या और एग्रेसिव मोड में जा रही है? उनका मोड चेंज हो जाएगा, जैसे अभी बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का है, अब थोड़ा जो है सेटल भी होगा, प्लस साथ में जो है डिप्लोमेटिक वार्स ज़्यादा होंगी कि आपने अपने सफीर को यहाँ बुला लिया, यहाँ से निकाल लिया। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीत रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी पे मैंने भी काम नहीं किया, चेक, एंड मैं फिर आपको चेक करके कंटिन्यू करेंगे ऐसे? बिल्कुल, रिजवान कंटिन्यू करेंगे, एंड आई थिंक बाबर आजम इज गेटिंग बेटर एक्चुअली। उनकी बहुत पुराना टाइम बहुत बुरा चल रहा था, बट नाउ ही इज गेटिंग बेटर। हॉकी क्या कहती है? हॉकी पे कोई पूछता नहीं है मुझे, तो मैंने कभी उस पे काम नेशनल गेम है, उस पे जरूर नजर रखने की जरूरत है। अच्छा, नौजवान क्या कहते हैं? नौजवान क्या कहते हैं, मतलब यानी नौजवानों का मुस्तकबिल आप कैसे देखती हैं? थोड़ा सा पाकिस्तान, उम्मीद जरा कम है, आगे कुछ उम्मीद की रास्ते निकलेंगे उनके। देखिए, नेक्स्ट ईयर इज ईयर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज, तो उसके अंदर अगर कोई AI के अंदर जाना चाहता है, मैं अभी मैसेज देना चाहूँगी कि पहले होता था कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कर लें, नाउ AI इज क्रिएटिंग ऑल ऑफ। मोहब्बत की फजा बनेगी? मोहब्बत की फजा बिल्कुल बनेगी, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए, सबके लिए। राइट, amazing. Sumaira, thank you so much for all your expertise, and I really hope कि ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए हमारी ये उम्मीद रहती है कि सिक्योरिटी रहे, सेफ्टी रहे, हार्मनी रहे, and 2025 is hopefully a better year. Thank you for joining us. इंशाल्लाह हम दोबारा आपको तंग करेंगे। अपने लेजेंड को, शो का वक्त खत्म हो रहा है, अपने लेजेंड को याद करते हुए चलेंगे। जहांगीर खान जी, जहांगीर खान, यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है कि जहांगीर खान is one of the finest players in 1,000 years. क्या बात है, जहांगीर जानशेर दोनों ने पाकिस्तान का नाम जैसे रोशन किया है और हुक्मरानी किया है। उनकी 61st बर्थडे है, तो उनके ऊपर एक छोटा सा पैकेज बनाया हमारी टीम ने भी है, देखिए। और इजाजत लेनी हमने यहाँ पर? अच्छा, नहीं देख कर आइए फिर वापस। लातादाद कामयाबियां, बेशुमार एजाज़ात, अनगिनत रिकॉर्ड्स के मालिक जहांगीर खान। दुनिया स्क्वॉश के अजीम खिलाड़ी जहांगीर खान की 61वीं सालगिरह। 10 दिसंबर 1963 को कराची में पैदा होने वाले जहांगीर खान ने 6 मरतबा आलमी चैंपियनशिप जीती और 10 मरतबा ब्रिटिश ओपन टाइटल भी अपने नाम किया। जहांगीर खान ने मुसलसल 555 इंटरनेशनल मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसको तोड़ना बज़ाहिर एक नामुमकिन काम दिखाई देता है। स्क्वॉश के मैदान में तो उन्होंने हर अवार्ड जीता ही, लेकिन इनकी बेहतरीन खिदमात के एतराफ में इन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने भी सदारती तमगाए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। क्या बात है, नेशनल हीरो एंड आइडियल फॉर सो मेनी एथलीट्स। जबरदस्त भाई जहांगीर। एक इम्पॉर्टेंट डे भी आज मनाया जा रहा है दुनिया भर में, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। 76th एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद लोगों को बुनियादी इंसानी हुकूक के बारे में आगाही फराहम करना है, इंसानी हुकूक के हवाले से होने वाले इक़दामात का जायजा लेना और मुस्तक़बिल का लाइहा अमल तैयार करना है। पाकिस्तान में भी ये दिन खुसूसी तौर पर मनाया जाता है।
साल 2024 में इंसानी हुकूक के दिन का मौजू हमारे हुकूक हमारा मुस्तकबिल मुंतखब किया गया है। ये दिन बच्चों और नौजवानों के दरमियान इंसानी हुकूक और तालीम को फरोग देने पर तवज्जो मरकूज कराता है, जो छोटी उम्र से ही मुसावात, इंसाफ और वक़ार की इक़दार को फरोग देने की अहमियत को भी उजागर करता है। ये दिन अफराद और अक़वाम के लिए इंसानी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का इयादा करने के लिए एक याद दहानी का काम भी करता है। ज़रूरत इस अम्र की है कि हम अपने हुकूक के साथ साथ अपने फ़राइज़ को भी याद रखें, तभी मुआशरा मुतवाज़न हो सकेगा। इसके साथ साथ मुल्क से जागीरदाराना निज़ाम के खात्मे के लिए ज़राई इस्लाहात को नाफिज करना होगा। मुल्क से दोहरा मयार तालीम खत्म करना होगा, ताकि तमाम तबकात को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की के मौके हासिल हो सकें और एक ऐसा समाजी निज़ाम कायम किया जा सके जिसमें तमाम अफराद को आज़ादी और बुनियादी हुकूक हासिल हों। आज़ादी और बुनियादी हुकूक हासिल आर हों तो राइट्स आर फ्यूचर। आपको पता है जो पाकिस्तान 164th नंबर पे आता है आउट ऑफ 193 कंट्रीज जहां ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में जब हम देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पीछे है। है। आप ह्यूमन राइट्स तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सेफगार्ड किए गए हैं, लेकिन अब उन पर अमल दरामद कितना होता है या नहीं होता। आर्टिकल 17 भी है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 19 भी इसी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। तालीम का हक भी है, सेहत का हक भी है, बच्चों की नशोनुमा के लिए जो बहुत हुकूक इस आइन में दिए गए हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद होना अभी बाकी है। ये अमल दरामद कब होता है हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए, बेहतर की तवक्कुर रखें। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी इन चीज़ों पे काम करती है, स्पेशली चाइल्ड्स राइट्स, वुमेन अवेयरनेस, लॉ अवेयरनेस और वुमेन्स राइट्स के ऊपर। तो हम हमारी कोशिश और हमारी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे हम, ये भी बुनियादी हक है। ये आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, दिए से दिया जलता है, रोशनी फैलती है, तो फिर उम्मीद भी आती है। जी, कल एक बार फिर मैं और जुहेब आपके सामने हाजिर होंगे नए न्यूज़ और व्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठंड में वार्म रहिएगा। कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।